Now, hello students. This is time for your chemistry class. So, good morning, everyone. Please join immediately. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि कल भी हमने इसी टॉपिक पे बताया था तुम लोगों को। तो कल हमने कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन किस तरह से डिटेक्ट करते हैं इस बारे में बात की थी। नाइट्रोजन के डिटेक्ट करने के दो मेथड थे, एक ड्यूमा और दूसरा जेंडाल मेथड। तो ड्यूमा मेथड के बारे में उसमें बात हुई थी, बताया था तुम लोगों को। और उसके अलावा कार्बन का परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, इस बारे में बात की थी। तो आज हम जो दूसरे एलिमेंट होते हैं जैसे हेलोजेंस हैं, फास्फोरस, सल्फर, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल देगा, जो दूसरा मेथड था, जेंडाल मेथड। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि मेन पहला टॉपिक वही होगा कि जेंडाल मेथड से किस तरीके से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। Estimation of element. तो आज के क्लास में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने का जेंडाल मेथड बताएंगे। उसके अलावा और दूसरे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सल्फर है, इसका किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं उसके मेथड के बारे में बताएंगे। तो पहले है जेंडाल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ड्यूमा मेथड पिछले क्लास में बता चुके हैं, आज जेंडाल मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन. Method is not used in the use of nitrite, azo group and azoxy, that is N double bond N, and also for the compounds having nitrogen in benzene ring. Because nitrogen of these compound is not converted completely into ammonium sulfate in quantitatively, so use of this method is restricted. जबकि ड्यूमा मेथड जो था वो हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने में यूज हो जाता है, जबकि जेंडाल मेथड जिन कंपाउंड्स में नाइट्राइट ग्रुप, N डबल बॉन्ड N यानी एजो ग्रुप, एजॉक्सी ग्रुप होते हैं या बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन होते हैं, उसमें इनका यूज नहीं होता है। तो इस तरह से ये मेथड रिस्ट्रिक्टेड है। प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, the method is used on the fact that when the nitrogen compound is heated with concentrated sulfuric acid. मैम सुनिए थोड़ा। मैम क्या हुआ? मैम आपका जो बोर्ड में, मैम आप बोर्ड में जो दिखा रही हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। मैम थोड़ा बड़ा करिए, मैम लार्ज करिए। इससे ज्यादा लार्ज तो होगा तो तुम लोगों को हटाना पड़ेगा। मैम तो दिख नहीं रहा, जैसे अपने स्वयं पढ़ने के लिए मैम बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बहुत स्मॉल। मैम अच्छा, अभी तक तो सही दिखता था। मैम थोड़ा सा बस और कर दीजिए मैम, मैम लार्ज। 2 मिनट रुको, ये जल्दी नहीं होता। अरे मैम करिए, टेंशन नहीं, धीरे ही करिए, कोई बात नहीं। तो इसमें मेथड तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो बता रहे हैं ना, सुनो उसको। ठीक है, अब दिख रहा है?
हाँ हाँ मैम, The बेस्ट गैस method है। is used on the fact that when the compound is heated with concentrated sulfuric acid in presence of copper sulfate present in the compound, then the nitrogen present in the compound is converted into ammonium sulfate. रिएक्शन किस तरह से होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। तो जो कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। द अमोनियम सल्फेट सो फॉर्म्ड इज डिकम्पोज बाय हीटिंग विद एक्सेस ऑफ एल्कली। NaOH या KOH के साथ इस अमोनियम सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो अमोनियम सल्फेट से ये पूरी तरह अमोनिया बनती है, जो कि जिसको कि हम एब्जॉर्ब करा देते हैं नॉन वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी ऑफ एसिड में। एसिड में पूरी तरह से अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जितना टोटल हम जो एसिड लेते हैं उसका वॉल्यूम पहले से मालूम रहता है। तो जब अमोनिया एब्जॉर्ब होती है तो एक पोर्शन जो होता है एसिड का इसके साथ एब्जॉर्ब होने में खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन बच जाता है। तो उसका हम टाइट्रेशन करके वॉल्यूम निकालते हैं। जब टाइट्रेशन करके उसका वॉल्यूम मेरी बचे हुए एसिड का वॉल्यूम मालूम हो जाता है, तो चूंकि हमें टोटल एसिड मालूम था तो कितने वॉल्यूम एसिड को अमोनिया ने एब्जॉर्ब किया वो हम टोटल में से बचे हुए एसिड को माइनस करके निकालते हैं। तो प्रोसेस क्या है? जो अमोनियम सल्फेट बचा उसको KOH से रिएक्शन कराया तो अमोनिया बनती है, और इसको हम एसिड में एक्सेस ऑफ एसिड ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम, एक्सेस ऑफ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम भी मालूम होगा और स्टैंडर्ड मीन्स उसकी नॉर्मेलिटी भी हमें मालूम होगी। उस एसिड में अमोनिया को एब्जॉर्ब करा देते हैं। NH3 on passing H2SO4 ammonia absorbed. The excess acid left after neutralization with NH3 is estimated by the back titration with standard alkali. The percentage of nitrogen is then calculated from the amount of NH3. रिएक्शन ओवरऑल इस तरह से होता है। ओवरऑल रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड से के साथ गर्म किया तो ये अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है, जो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अमोनियम सल्फेट का NaOH या KOH से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया और नाइट्रोजन सल्फेट, अमोनिया नाइट्रोजन सल्फेट ये अलग हो जाता है। अमोनिया गैस इवॉल्व होती है जिसको कि हम नॉन वॉल्यूम और नॉर्मलिटी के एसिड में एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो NH3 is estimated volumetrically by titrating against standard solution of H2SO4, not SO4 with alkali. Now observation. Suppose mass of organic compounds m gram, normality of standard acid N1, जो एसिड हमने यूज किया अमोनिया को एब्जॉर्ब कराने के लिए उसकी नॉर्मलिटी है N1। वॉल्यूम ऑफ एसिड टेकन, कितना एसिड लिया गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एसिड टेकन नॉर्मलिटी N1। तो जितना एसिड लिया था वो V1 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द एसिड लेफ्ट आफ्टर NH3 इज एब्जॉर्ब, जितने एसिड ने अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जो बचेगा उसको हम V2 ml मान लेते हैं। अब डिटरमाइन बाय टाइट्रेटिंग विद स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन, जो बचा हुआ एसिड होता है उसका हम टाइट्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन से, यानी जिसकी नॉर्मेलिटी हमें मालूम होती है और कितना एल्कली यूज हो रहा है उससे हम N/V से वॉल्यूम ऑफ द एसिड मालूम कर लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ N1 एसिड यूज दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NH3, जो नॉर्मलिटी एसिड की वही रहेगी। अब ये न्यूट्रलाइज जितना हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो कितना होगा? टोटल वॉल्यूम है V1 और जो यूज्ड हुआ वो, जो लेफ्ट हुआ वो
जो बच यस गया मैम। वो B2 है और टोटल वॉल्यूम B1 है। तो बचा हुआ एसिड टोटल एसिड से घटा देंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि कितना एसिड अमोनिया ओके। ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे इसका। सारी ये ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन, V ml N1 HCl इज इक्वल टू V ml ऑफ NH3, यानी जितना एसिड एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ml NH3 होगा, दोनों बराबर होंगे। अब फार्मूला होता है 1000 ml नॉर्मल NH3 इज इक्वल टू इट्स मोलर वेट। मोलर वेट अमोनिया का होता है 17 ग्राम और इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 14 ग्राम। सो V ml N1 NH3 इज इक्वल टू हो जाएगी 17/1000 इंटू N1 VNH3। और चूंकि हमको अमोनिया नहीं बल्कि नाइट्रोजन मालूम करना है तो 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन है 14 ग्राम। 14 होता है इसका एटॉमिक वेट। तो यहाँ लिखेंगे 14/1000 इंटू N1 इंटू V ग्राम N2। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला हो जाएगा 14/1000 इंटू N1 इंटू V इंटू 100/M क्या है, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको और सिंप्लीफाइज करोगे तो 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 इंटू N1 इंटू V अपॉन M, ये हो जाएगा। तो फार्मूला ये तुम्हारा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इस मेथड से निकालने का ये होगा। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू मोलरिटी ऑफ एसिड दैट इज N1V1 या M1V1 दोनों ले सकते हैं, इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। तो जो तुम न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज करोगे मोस्टली वो ये वाला होगा 1.4 इंटू N1 इंटू V अपॉन M। तो कुछ एग्जाम्पल दे करके हम इसको बताते हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है 0.75 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज रिएक्टेड अंडर जेंटाल्स मेथड। The ammonia evolved completely neutralized 30 ml of 2.5 N sulfuric acid. Calculate the percent of nitrogen in the compound. तो मोलर इक्विवेलेंट ऑफ NH3 बराबर किसके होगा, मोलर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 के। और यहाँ ये कितना यूज हो रहा है 30 ml 0.25 इंटू 30 यानी N इंटू बी इज इक्वल टू 7.5। तो N इंटू बी इज इक्वल टू 7.5 हो गया। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड फार्मूले में हम रखेंगे N इंटू वी ये है और ये है W यानी मोलिकुलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैल्यूज हम रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 40%। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 0.35 gram of organic compound was analyzed by Kendall method. The ammonia evolved was absorbed in 100 ml of N by 10 H2SO4. 30 ml NH10 NaOH was used to neutralize unused H2SO4. Find out the percentage of nitrogen in compound. Now molar equivalent of H2SO4 is equal to 100 into 1/10 is equal to 10 हो जाएगा। 100 ml है और ये नॉर्मलिटी कितनी है 1/10 एसिड की, तो ये हो जाएगा 10। मोलर इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड टू न्यूट्रलाइज H2SO4 कितना था 30 ml into 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 3। Now molar equivalent of NH3 evolved N into V। N कितना है molar equivalent of H2SO4 minus molar equivalent of NaOH, ये हो जाएगा 10 minus 3 is equal to 7। तो इसकी वैल्यू परसेंट ऑफ नाइट्रोजन के फार्मूला में रखोगे तो ये तुम्हारे नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो निकल आएगा।
अगला क्वेश्चन है 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय जेंडाल मेथड्स. Ammonia evolved was absorbed in 60 ml N by 5 H2SO4. Unused acid required 40 ml N by 10 NaOH. Complete for complete neutralization. Find the percent of nitrogen in the organic compound. तो mass of organic compound कितना है 0.2 ग्राम. अनयूज्ड एसिड रिक्वायर्ड. अनयूज्ड एसिड जो था उसको न्यूट्राइज करने के लिए में 40 ml N/10 NaOH की जरूरत होती है. ये थोड़ा दूसरा मेथड है, इसको समझो, ये और आसान है. 40 ml NaOH अनयूज्ड एसिड के लिए 40 ml N/10 NaOH रिक्वायर होता है. तो 40 ml N/10 NaOH क्या किसके बराबर हो जाएगा 40 ml N/10 H2SO4. अब चूंकि यहाँ नॉर्मलिटी N/5 ली गई है, तो जब हम N/5 लेंगे तो वॉल्यूम इसका यहाँ आधा हो जाएगा. ये हो जाएगा 20 ml N/5 H2SO4. अब एसिड यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया. जो बचा हुआ एसिड आया वो 20 ml. टोटल एसिड था 60 ml N/5 H2SO4. तो 60 ml में से 20 ml हटा देंगे, जो बचा हुआ एसिड है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना एसिड अमोनिया ने एब्जॉर्ब किया. उसका वॉल्यूम हो जाएगा 40 ml N/5 H2SO4. अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए इस फार्मूले में हम 1.4 N1B कितना आया है 40 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ रखेंगे. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, और उससे हम कैलकुलेट करने के बाद इसका सारा कैलकुलेशन करना तुम लोग कॉपी में, और 50% ऑफ नाइट्रोजन आएगा. उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय Jindal's method, the ammonia evolved from 0.5 gram estimated of nitrogen neutralized 10 ml of 1 H2SO4. Find the percentage of nitrogen in the compound. इसका solution, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड कितना है 10 ml of 1 H2SO4. रिएक्शन क्या होगा H2SO4 plus 2NH3, ये बता चुके हैं. 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ NH3. यही है क्वेश्चन में. तो 10 ml ऑफ 1 H2SO4 कितने से रिएक्ट करेगा 20 ml ऑफ NH3 से. 1000 ml of 1 NH3 contains N is equal to 14 gram. 20 ml of 1 NH3 contains N into 14 into 20 upon 100. अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इतना हो जाएगा. ये थोड़ा दूसरा मेथड है, तो पहले मेथड से भी इसको लगा सकते हो, जो पहला वाला एग्जाम्पल बताया. उसके बाद ये अगला एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये. अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. 1.21 gram of an organic compound was reacted under Jindal methods, and the ammonia evolved was absorbed 100 ml H2SO4. The remaining acid solution was made up to 50 ml by the addition of water. जितना बचा अमोनिया के एब्जॉर्ब होने के बाद एसिड, उसमें 500 ml वाटर डाल दिया गया. 20 ml of this dilute solution required 32 ml N/10 caustic soda solution for complete neutralization. Now calculate the percentage of nitrogen in the compound. अब 20 ml dilute अनरिएक्टेड एसिड सॉल्यूशन जो है उसके लिए कितना रिक्वायर होता है NaOH सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करने के लिए 32 ml N/10 NaOH. तो जब हमने वॉल्यूम उसका 500 कर दिया
तब हमें NaOH कितना मिलेगा, 5 ml डाइल्यूट अनरिएक्टेड एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा 32/20 इंटू 500 ml और Na 500 ml 20 है तो यहाँ पे यूज हुआ है इसका। अब n इंटू 10 NaOH सॉल्यूशन, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32/20 इंटू 500/10 80 ml NaOH। यानी जो टोटल एसिड सॉल्यूशन था जिसको हमने डाइल्यूट कर दिया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 80 ml NaOH यूज हुआ। तो 80 ml NaOH किसके बराबर होगा, 80 ml NH2SO4 के बराबर, N1V1 = N2V2 से। नाउ एसिड यूज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH3, टोटल वॉल्यूम एसिड का है 100 में से माइनस हटा देंगे तो आएगा NH2SO4। तो जो यूज एसिड बचा है वो कितना है, 20 ml NH2SO4। और यूज एसिड यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH3, यानी 80 ml एसिड बचा था, 100 में से हमने माइनस किया तो हमें ये मालूम हुआ कि कितना अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड लगा, यानी 20 ml। तो N इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 20, N1 = 1 है, और जो वॉल्यूम आया वो 20 ml आया, और मॉलिक्यूलर मॉस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1.216 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए फार्मूले में 1.4 इंटू N इंटू V/M में रखने पे हमको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इतनी मिलेगी। अब है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। The estimation of halogens, chlorine, bromine, iodine in organic compound is usually done by Carriers method. इसका principle है, principle of this method is based on the fact that when an organic compound containing halogen, that is chlorine, bromine, iodine, is heated in a sealed tube, that is Carriers tube कहलाती है, with fuming nitric acid in presence of excess of silver nitrate, यानी सिल्वर हैलाइड इज फॉर्म। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ पहले एसिडिफाइड करेंगे उसको नाइट्रिक एसिड से कंपाउंड को, फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करेंगे तो सिल्वर हाइलाइड फॉर्म होगा। सिल्वर हाइलाइड अगर क्लोरीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, अगर ब्रोमीन है तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, और अगर आयोडीन है तो सिल्वर आयोडीन बनेगा। From the mass of silver halide form, the percentage of the halogen can be calculated. अब बारी बारी हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्या कैलकुलेट किया जाएगा। ये है मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, W या M कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे W ग्राम लेते हैं। मास ऑफ द सिल्वर क्लोराइड बना W1 ग्राम। अब क्लोरीन जब होगा तो कौन सा सिल्वर हैलाइड बनेगा, AgCl। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, Ag का होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब दोनों को जोड़ दोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 143.5। अब इस क्या हो रहा है भाई, शोर कौन कर रहा है? अब ये 143.5 ग्राम AgCl, इसमें क्लोरीन कितनी है 35.5 ग्राम। तो अब इसी को लेकर के हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 143.5 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन्स क्लोरीन 35.5 ग्राम। देन W जो कि क्या है, मास ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, जितना हमें मिला है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन कराने गर्म करने पे वो मिला है W। तो W ग्राम AgCl कंटेन्स के लिए हो जाएगा 35.5 / 143
3.5 इंटू W1। अब ये W1 कहाँ से मिला है हमको? W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का निकाला था, उसी तरह से हो जाएगा कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl इनटू जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला, जो AgCl जो हमें मिला एक्सपेरिमेंट में, उसका वेट बटे वेट ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो इस फार्मूले से हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं। अब अगर AgBr होगा यानी ब्रोमीन प्रेजेंट है, तब इसको किस तरह निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का 108 होता है और ब्रोमीन का 80 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 188 ग्राम, और इसमें ब्रोमीन कितनी है? 80 ग्राम। अब 188 ग्राम ऑफ AgBr कंटेन्स ब्रोमीन 80 ग्राम, देन W1 ग्राम जो हमें एक्सपेरिमेंट में मिला है, AgBr कंटेन्स 80 अपॉन 188 इंटू W1 हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr इंटू Br formed in experiment upon weight of organic compounds into 100। तो इस फार्मूले से हम ब्रोमीन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आयोडीन है तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। 127 होता है आयोडीन का एटॉमिक वेट, दोनों जोड़ेंगे तो AgI का हो जाएगा 235 ग्राम। अब 235 gram of AgI contains iodine 127, then W1 gram contains 127 upon 235 into 100, and the percentage of iodine is equal to 127 upon 235 into W1 upon W into 100। तो ये तीन फार्मूले हैं जिनसे निकाल सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का परसेंटेज। अब छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 0.5264 gram silver bromide is obtained from 0.5124 gram of an organic compound. Calculate the percentage of bromine in the compound। तो कुछ नहीं करना है इसमें, मॉस ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉस ऑफ सिल्वर क्लोराइड इतना मिला हमें। अब 188 से 80 ग्राम Ag मिलता है, Br मिलता है हमें। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फार्मूला क्या है? 80 अपॉन 188। ये दोनों चीज़ें यहाँ दी हुई हैं और इसको रख करके वैल्यू परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकल आएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 0.156 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग with fuming HNO3 and AgNO3 gives 0.235 gram of AgI। Calculate the percentage of iodine in compound। तो मास ऑफ AgI जो हमें एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है वो है 235 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, एटॉमिक वेट इतना है। परसेंटेज ऑफ आयोडीन के लिए सारी वैल्यू पिट अप करेंगे तो हमें परसेंट ऑफ आयोडीन मिल जाएगा। उसके बाद है एस्टिमेशन of sulfur। Sulfur in organic compounds may be estimated by any one of the following method। तो कई मेथड है, यहाँ हम कैरियस मेथड यूज करते हैं। The principle of this method is when an organic compound contains sulfur is heated with fuming nitric acid, sulfur is quantitatively oxidized to sulfuric acid। This precipitated as barium sulfate by adding barium chloride solution। From the amount of barium sulfate, यहाँ पे क्या बनेगा? barium sulfate, percentage of sulfur can be calculated। रिएक्शन इस तरह से होगा, S plus HNO3, फ्यूमिंग HNO3 के साथ इस गर्म करेंगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है वो HNO3 से रिएक्शन करके H2SO4 में बदल जाएगी, और ये H2SO4 जब हम बेरियम क्लोराइड इसमें डालेंगे तो ये बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको
छान करके सुखा लेते हैं और फिर इसका वेट ले लेते हैं। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है अगर W ग्राम, मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो हमें एक्सपेरिमेंट में मिला W1। बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आएगा weight of barium, atomic weight of barium plus atomic weight of sulfur plus 4 into weight of oxygen निकालोगे तो ये आएगा 233 और S का होता है 32 ग्राम। तो उसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे कि 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन सल्फर 32 ग्राम। W1 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स कितना हो जाएगा 32/233 इंटू W1 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर 32/233, ये कितना हमको एजी बेरियम सल्फेट मिला एक्सपेरिमेंट में उसका वेट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट रखा और इंटू 100 तो परसेंट ऑफ सल्फर मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है and sulfur estimation 0.157 gram of an organic compound gave 0.4813 gram of barium sulfate. What is the percentage of sulfur in the compound? Mass of organic compound यहाँ कितना है 0.5, क्वेश्चन में देखो 0.157 ग्राम। मास ऑफ द बेरियम सल्फेट कितना दिया हुआ है ये। अब बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है इतना, सल्फर का 32। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए 32/233 इंटू W1/W इंटू 100 हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुटअप करोगे तो आएगा 42.10%। दूसरा एग्जाम्पल है ऑन हीटिंग 0.32 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड 0.932 gram barium sulfate was obtained. Calculate the percent of sulfur in the given compound. Same process. Organic compound W, mass of barium sulfate, ये हो गया बेरियम सल्फेट। इस फार्मूले में रख करके हम परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल लेंगे। अब है एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। It is also estimated by Carius method. The organic compounds containing phosphorus is heated with fuming nitric acid. Phosphorus is oxidized to phosphoric acid. It is precipitated as magnesium ammonium phosphate, that is MgNH4PO4 by addition of magnesium mixture ये होती है magnesium sulfate, ammonium hydroxide और ammonium chloride. The magnesium ammonium phosphate is washed, dried and ignited. When it converted to magnesium pyrophosphate, that is Mg2P2O7. तो फास्फोरस का HNO3 से रिएक्शन होता है तो फास्फोरिक एसिड बनता है। अब ये फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करती है मैग्नीशियम मिक्सचर से तो बना लेती है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो ओवरऑल ये रिएक्शन इसको फिर हीट करते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। From the mass of magnesium pyrophosphate, the percentage of phosphorus in the compound can be calculated. अब इसका मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट जो बनता है इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। बाकी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख के इसमें फास्फोरस 62 ग्राम मिल रहा है क्योंकि 2p है, 31 होता है तो 2p हो जाता है। अब ये 62 ये इसकी वैल्यू हो गई और ये तुम्हारा जो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बन रहा है उसका वेट है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है इंटू 100। तो इससे परसेंट ऑफ फास्फोरस निकल आएगा। नाउ एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। द यूजुअल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बाय द मेथड्स ऑफ डिफरेंस। पहले भी एक न्यूमेरिकल में बताया था कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो निकालते हैं वो जितने और एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में
सबका परसेंटेज निकाल के उन्हें जोड़ लेते हैं, सम ऑफ द परसेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, उसको 100 में से माइनस कर देते हैं तो हमें परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। अब तुम लोगों को एक एग्जाम्पल फिर से बता देते हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि जब परसेंट दिया हो तो किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का मेथड तुम लोगों को पता है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम एग्जाम्पल में बता देते हैं। A compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains the element in the ratio 18 into 2 into 7. Calculates its empirical formula. If the molecular mass is 108, what is its molecular formula? तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टोटल परसेंटेज जो दिया हुआ है यहाँ पे तीनों एलिमेंट का, उसको पहले हम जोड़ लेंगे। उसके बाद परसेंटेज निकालने के, यहाँ परसेंटेज का रेशियो दिया है या परसेंटेज नहीं दिया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम इसको टोटल कर लेंगे। 18/2 इंटू 7 27 हो जाएगा। अब परसेंटेज एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। परसेंट के लिए जो टोटल रेशियो का टोटल है वो 27 है, और कार्बन का उसमें रेशियो है 18/27 इंटू 100 करेंगे तो हमें कार्बन की परसेंटेज मालूम हो गई। हाइड्रोजन का परसेंटेज है उसमें 2 रेशियो में देखना, अपॉन 27 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। फिर नाइट्रोजन का रेशियो उसमें 7 है, तो 7 इंटू अपॉन 27 इंटू 100 हो जाएगा 25.93। हर एक का एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? जो परसेंटेज है उसको हम उसके जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इसका रिलेटिव नंबर आएगा 5.5। इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 7.40, और यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको 14 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 है, तो आएगा 1.83। अब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम निकालते हैं, तो इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे इन तीनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1.83 सबसे छोटा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो हम सिंपल नंबर में ले लेते हैं बजाय पॉइंट में लेने के। अब 7.40 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, और 1.83 को 1.83 से करेंगे तो यानी कार्बन का नंबर आया 3, हाइड्रोजन आया 4, नाइट्रोजन आया 1। तो इंपायरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा ऑफ द कंपाउंड? C3H4n। अब इंपायरिकल फार्मूला मॉस निकाल लेंगे। C का 3 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 इंटू 1 प्लस 14, तो इंपायरिकल फार्मूला मास 54। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है इंपायरिकल फार्मूला होल n, तो n होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ empirical molecular mass of the compound and empirical formula mass of the compound। तो empirical formula mass of the compound 54 है और 101 दिया है molecular mass of the compound, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब molecular formula इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू empirical formula C3H4n हो जाएगा C6H8n2। तो इस तरह से परसेंटेज दिया हो तो हम किस तरह से इंपायरिकल फार्मूला पहले निकालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकल आएगा। अब एक एग्जांपल और है, 6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इज हीटेड विद ग्रेफाइट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म इज क्वांटिटेटिवली converted to 8 gram carbon dioxide on reaction with I2O5. Calculate the percentage of oxygen in the compound. सिंपल फार्मूला है, इसमें रख करके इसको सारी चीजें, मॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमें मिला 8.8 है, 6, और ये बाकी चीजें हैं 16/44 कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16।
और इसको हम निकाल लेंगे। अब दूसरा है, एक और एग्जांपल है एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो ये भी देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन. Its vapor density is 30. Calculate its empirical and molecular formula. तीनों एलिमेंट का लिखेंगे यहाँ पे, चाहे उसका नाम लिख लो या इसका सिंबल लिख सकते हो, CHNO. परसेंटेज तीनों की लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास तीनों का लिखेंगे, हर एक को के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको तीनों से डिवाइड कर देंगे तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मालूम हो जाएगा। इससे कि इंपायरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2O। इंपायरिकल मास फार्मूला, मास निकाल लो। अब मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मॉलिकुलर मास मालूम हो गया। आप N निकालोगे, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पायरिकल फार्मूला मास, तो ये हो जाएगा 60/32। अब मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एम्पायरिकल फार्मूला, यानी n इंटू एम्पायरिकल फार्मूला। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C2H4O2। तो इस तरह से किस तरह हम कार्बन, हाइड्रोजन